आज 2 मार्च 2026 है और आज हमारे डेस्क पर जो आर्टिकल्स, न्यूज़ क्लिप्स और रिसर्च रिपोर्ट्स का बंडल है ना, वो दुनिया और देश की एक काफ़ी दिलचस्प और साथ ही बहुत जटिल तस्वीर पेश कर रहा है। बिल्कुल। और इस जटिलता को समझना ही हमारा काम है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें मध्य पूर्व, विशेषकर ईरान में जो ताज़ा और विनाशकारी भू राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसकी परतों को खोलना है। और सिर्फ विदेशी ही नहीं, बल्कि हमें अपने देश की न्यायपालिका के भीतर चल रहे तनाव पर भी बात करनी है। मुकदमों का जो पहाड़ खड़ा हो रहा है, उसे भी समझना है। सही कहा आपने। और बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। 16वें वित्त आयोग के वित्तीय फैसले और देश के नए जीडीपी डेटा के पीछे की असली कहानी को भी डिकोड करना है। मतलब अर्थव्यवस्था के जो भारी भरकम आंकड़े हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है? हाँ, लेकिन इन सब विषयों की गहराई में उतरने से पहले ना, श्रोताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है। देखिए, आज के हमारे स्रोतों में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े कई संवेदनशील और विवादित मुद्दे शामिल हैं। जी, और इसी वजह से तटस्थता बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। एक नियम के तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या किसी भी देश के कार्यों का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही बचाव। हमारा एकमात्र उद्देश्य है इन स्रोतों में मौजूद विचारों और तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना। हाँ, ताकि सुनने वाले खुद हर पहलू को समझ सकें और अपना नजरिया बना सकें। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये तटस्थता आज के विषयों के लिए जरूरी भी है। आज के जो मुद्दे हैं वो सतह पर भले ही एक दूसरे से कटे हुए लगें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का टूटना और घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था के आंकड़े, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो पता चलता है कि नीतियां, सत्ता और व्यवस्थाएं हर जगह एक ही तरह के दबाव से गुजर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक मंच से। मध्य पूर्व में इस समय जो भूचाल आया हुआ है वो सच में हैरान करने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हालिया विनाशकारी हमला किया है ना, उसने एक बहुत बड़े राजनीतिक मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हैं, राइट? जी। डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर एक आइसोलेशनिस्ट नेता माना जाता था, मतलब जो अमेरिका को दुनिया भर के युद्धों से दूर रखना चाहता है। हाँ, यही धारणा थी। लेकिन पिछले 12 महीनों के भीतर ही 7 अलग-अलग देशों पर अमेरिकी हमले हुए हैं, तो वो धारणा तो अब बिल्कुल खत्म हो गई है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये हमला अचानक नहीं हुआ है। अचानक नहीं हुआ? तो फिर क्या है ये? ये एक बहुत लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। इसे जनवरी 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या और फिर जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों की एक सीधी निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब ये पहले से तय रणनीति का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल। इन ताज़ा हमलों का मुख्य उद्देश्य अब बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार ये सीधा रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का प्रयास है। और इस बात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। और इसी वजह से वहां पूरे देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सत्ता के शीर्ष पर इस तरह का खालीपन पूरे मध्य पूर्व के संतुलन को बिगाड़ रहा है। लेकिन इस राजनीतिक और सैन्य खींचतान का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद स्याह है और सीधे आम लोगों से जुड़ा है। जब भी ऐसे सटीक हमलों की बात होती है तो अक्सर नागरिक मौतों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। हाँ, आम लोगों का नुकसान अक्सर आंकड़ों में छिप जाता है। 150 लोगों की जान गई है। ये बहुत ही दुखद है। और इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर जो चल रहा था वो और भी हैरान करने वाला है। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को लग रहा था कि समझौते पर सहमति बिल्कुल करीब है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। और उसी बीच ये हमला कर दिया गया। बिल्कुल। ये कूटनीतिक धोखा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कूटनीति में जब इस तरह से बातचीत की मेज पर बैठे हुए पीठ पीछे हमले होते हैं ना, तो भविष्य में किसी भी शांति वार्ता के लिए दरवाजे बहुत लंबे समय तक बंद हो जाते हैं। ओमान जैसे देश को भी जो मध्यस्थता कर रहे थे, पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नैरेटिव किस तरह काम करता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। जी, स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2024 में इजराइल ने अपने परमाणु बम्बों के निर्माण और रखरखाव पर $11 बिलियन खर्च किए। $11 बिलियन। हाँ, लेकिन वैश्विक मंच पर इस परमाणु बजट या इजराइल के हथियारों पर कभी कोई चर्चा या प्रतिबंधों की बात नहीं होती। सारा ध्यान सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहता है।
इसी दोहरे रवैये का नतीजा है कि क्षेत्र में तनाव अब बेकाबू होता दिख रहा है। ईरान भी इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठा है। उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। और इसका सीधा असर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ने की आशंका है, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। अगर वहां आवाजाही रुकती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और सिर्फ मध्य पूर्व ही क्यों, हमारे अपने पड़ोस में भी हालात सामान्य नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसमें 130 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। सही कहा। तो देखिए, एक तरफ सरहदों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश के भीतर भी संस्थाओं के स्तर पर एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। विदेशी मंच से लौटकर घरेलू संस्थाओं की ओर रुख करते हैं। न्यायपालिका से जुड़े जो ताज़ा आंकड़े स्रोतों में सामने आए हैं, वो चिंताजनक होने के साथ साथ चौंकाने वाले भी हैं। अदालत के कमरों में मुकदमों का जो पहाड़ खड़ा हो रहा है, उसकी बात कर रही हैं आप? जी, जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 4.11 करोड़ से बढ़कर अब 4.80 करोड़ हो गई है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां ये संख्या 90,700 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े डरावने हैं। जब मैंने इसके पीछे के कारणों को पढ़ा तो जजों की भारी कमी एक बड़ा फैक्टर नजर आई। भारत में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 21 जज है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 107 और ब्रिटेन में 51 है। जजों की कमी तो है, लेकिन अक्सर सार्वजनिक विमर्श में समस्या की जड़ को गलत जगह पे तलाशा जाता है। समाज में जजों की छुट्टियों को लेकर एक आलोचनात्मक रवैया रहता है। ऐसा माना जाता है कि अदालतें बहुत ज्यादा छुट्टियां लेती हैं, जिससे केस लटकते हैं। हाँ, ये तो आम धारणा है। लेकिन अगर हम तथ्यों को तटस्थ रूप से देखें तो भारत का सुप्रीम कोर्ट साल में 193 दिन काम करता है। इसकी तुलना में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत सिर्फ 79 दिन बैठती है और ब्रिटेन में 189 दिन। तो मतलब हमारी अदालतें ज्यादा दिन काम कर रही हैं? बिल्कुल। और जज इन छुट्टियों के दौरान खाली नहीं बैठते। वो उन आरक्षित फैसलों और आदेशों को लिखने का काम करते हैं जिनके लिए नियमित सुनवाई के दिनों में समय नहीं मिल पाता। तो अगर छुट्टियां मुख्य कारण नहीं है, तो 4.80 करोड़ लंबित मामलों की असली वजह क्या है? रिपोर्ट्स में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि सरकार स्वयं देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट यानी मुकदमेबाज है। यही सबसे बड़ा प्रशासनिक शून्य है। जब प्रशासनिक स्तर पर सड़क, पानी, पेंशन, स्कूल की फीस और जमीन के मुआवजे जैसे बुनियादी फैसले अधिकारियों द्वारा नहीं लिए जाते या फाइलें बिना किसी वजह के लटका दी जाती हैं, तो आम जनता के पास अपने हकों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। अदालतें अब न्याय देने के बजाय प्रशासनिक तंत्र की कमियों को ढकने वाला और रोजमर्रा के फैसले लेने वाला बैकअप सिस्टम बनकर रह गई हैं। और इसी न्यायपालिका और शासन व्यवस्था के बीच एक नया वैचारिक टकराव भी उभर कर सामने आया है, जिसका जिक्र स्रोतों में विस्तार से है। आप कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी किताब के विवाद की बात कर रही हैं? हाँ, इस किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार का जिक्र होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत कड़ी आपत्ति जताई है और इसे न्यायपालिका के खिलाफ एक साजिश माना है। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस विवाद के कई पहलू हैं जिन्हें स्रोतों ने अलग अलग विचारधाराओं के चश्मे से दर्ज किया है। एक तरफ दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों का नजरिया है। वे अक्सर न्यायपालिका को विकास परियोजनाओं और हिंदू धार्मिक प्रथाओं के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के एक सलाहकार का भी बयान स्रोतों में उद्धृत है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका को विकास में एक बाधा बताया था। दूसरी तरफ इतिहास की किताबों के पुनर्लेखन का एक व्यापक दौर चल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन नई किताबों में मध्यकालीन हिंदू राजाओं का महिमा मंडन किया जा रहा है और मुस्लिम शासकों को बाबर और अकबर के कुछ छोटे संदर्भों को छोड़कर काफी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का क्या नजरिया है इस पर? उनका नजरिया है कि किताब के लेखकों का मूल उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं बल्कि चुनावों और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणियां की थी। मतलब उनका इरादा किसी संस्था को नीचा दिखाना नहीं था। नहीं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि संस्थाएं आलोचना को लेकर कितनी संवेदनशील हो गई हैं, जहां न्यायपालिका ने चुनिंदा रूप से सिर्फ अपने खिलाफ लिखी गई बातों को निशाना बनाया।
ये विचारकों और संस्थाओं के बीच बढ़ते हुए अविश्वास का एक बड़ा उदाहरण है। संस्थाओं और उनके काम करने के तरीकों पर बात करते हुए अब हम अर्थशास्त्र के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग और नए जीडीपी आंकड़ों की। तो वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 41% पर बरकरार रखा है। 41% के बरकरार रहने के पीछे एक बहुत बड़ी ग्रैंड बार्गेन की बात सामने आई है। वो कैसे? केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में करों के ऊपर लगने वाले सेस और सरचार्ज को बहुत बढ़ा दिया था। नियम ये है कि सेस और सरचार्ज का पैसा राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता, वो सीधे केंद्र के खजाने में जाता है। तो अब क्या बदला है? 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इन सेस और सरचार्ज के एक बड़े हिस्से को नियमित करों में मिला दें ताकि राज्यों को उनका उचित हिस्सा मिल सके। ये तो राज्यों के लिए अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ ही राज्यों के लिए कुछ बड़े झटके भी हैं। स्रोतों के अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स यानी राजस्व घाटा अनुदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है राज्यों के बीच पैसा बांटने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के स्क्वायर रूट फॉर्मूला का उपयोग। ये स्क्वायर रूट फॉर्मूला थोड़ा तकनीकी है। हाँ, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है। स्क्वायर रूट फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है तो इस गणितीय फॉर्मूले से उसका असर थोड़ा कम करके आंका जाता है। तो इसका जमीनी असर क्या हुआ? इस बार के बदलावों ने गणित को ऐसे घुमाया है कि अमीर और विकसित राज्यों को फायदा पहुंचा है, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को इस बार के बंटवारे में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसका सीधा असर विकास पर होगा। इन राज्योों को अब अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कम फंड मिलेगा। और जो नए जीडीपी आंकड़े आए हैं वे भी अर्थव्यवस्था को नापने का एक नया तरीका पेश करते हैं। आधार वर्ष को बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया है और चालू वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.4% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। इन नए आंकड़ों को लेकर अर्थशास्त्रियों का क्या विश्लेषण है? मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि इस बार जीडीपी की गणना में डबल डिफ्लेशन तकनीक और जीएसटी डेटा का उपयोग किया गया है। हाँ, ये डबल डिफ्लेशन काफी अहम है। इससे अगर हम आसान शब्दों में समझें तो पहले सिर्फ तैयार माल की महंगाई को एडजस्ट किया जाता था, लेकिन अब इस नई तकनीक में कच्चे माल की कीमतों में हुए उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे किसी भी सेक्टर की असली ग्रोथ का ज्यादा सटीक अंदाजा लगता है। आर्थिक विशेषज्ञ इस डबल डिफ्लेशन और जीएसटी के उपयोग को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार मान रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर ज्यादा साफ होती है। लेकिन अर्थशास्त्री अभी भी एक बड़ी कमी की ओर इशारा कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वे लंबे समय से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई की मांग कर रहे हैं, एक ऐसा इंडेक्स जो उत्पादकों के स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापे, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। और एक और बड़ी चिंता जो लगातार बनी हुई है वो है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी भी 13.3% पर ही अटकी हुई है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बिना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना लगभग असंभव है। रोजगार और उद्योगों की बात आती है तो सारा ध्यान अक्सर स्टार्टअप्स पर जाता है, लेकिन हमारे छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई को लेकर एक बहुत ही प्रासंगिक बहस चल रही है। स्टार्टअप्स को तो हमेशा बड़े सपने देखने, तेजी से बढ़ने और यूनिकॉर्न बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात है, लेकिन हमारे छोटे उद्योगों को अक्सर उसी छोटे दायरे में क्यों समेट कर रखा जाता है? रमा बीजापुरकर के आर्टिकल में इस मुद्दे को बहुत गहराई से उठाया गया है। उस आर्टिकल का मुख्य तर्क ये है कि अक्सर सरकारें या नीति निर्माता सोचते हैं कि छोटे उद्योगों को नियम कानूनों, अनुपालन और ऑडिट में बहुत ज्यादा ढील दे देनी चाहिए ताकि वो आसानी से काम कर सकें। सुनने में तो लगता है कि नियमों में ढील देना उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन असल में ये सोच एमएसएमई को बड़ा बनने से रोकती है। ये उन्हें पीछे खींच रहा है। वो कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर कोई छोटा उद्योग किसी बहुत बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे उस बड़ी कंपनी के मानकों पर खरा उतरना होगा। हाँ, बड़ी कंपनियों को अपने हर बिल पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर छोटे उद्योग का वित्तीय ढांचा, ऑडिटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग मजबूत नहीं है तो बड़ी कंपनियां उनके साथ व्यापार करने से कतराएंगी। यही वो कड़ी है जो उन्हें बड़ा बनने से रोकती है। तो मतलब साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग्स करना
या ऑडिट करवाना कोई बेवजह का बोझ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मीटिंग्स जोखिम को कम करने, वित्तीय अनुशासन लाने और बेहतर शासन का आधार हैं। आर्टिकल में बहुत कड़े शब्दों में एक तुलना की गई है कि हमारे व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक वर्ण व्यवस्था जैसी मानसिकता बन गई है। स्टार्टअप्स को उच्च दर्जे का माना जाता है, जिन्हें पूंजी जुटाने, पारदर्शी बनने और बड़ा होने का हक है, जबकि एमएसएमई को निचले दर्जे का मान लिया गया है, जिनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जाती और उन्हें एक ही सीमित ढांचे में कैद रखा जा रहा है। यह एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये सारी बातें आम इंसान की जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज हवा में नहीं है। मध्य पूर्व में जो युद्ध हो रहा है और जो कूटनीतिक धोखे हो रहे हैं, उनका सीधा असर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होते हुए कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जो अंततः आम लोगों की जेब से पेट्रोल डीजल की महंगाई के रूप में निकलेगा। और जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो 4.80 करोड़ मुकदमे लटके हुए हैं, वो महज फाइलें नहीं हैं। से सालों साल अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। इसी तरह 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच जो स्क्वायर रूट फॉर्मूले से पैसों का बंटवारा किया गया है, या नए जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सिर्फ अर्थशास्त्र की किताबों के लिए नहीं हैं। ये तय करते हैं कि किसी भी राज्य के पास स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए कितना पैसा होगा। और विनिर्माण क्षेत्र का 13.3% पर अटके रहना यह तय करता है कि युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा होंगी या नहीं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सभी बिंदु व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह स्रोतों में छिपे एक गहरे विचार के साथ इस डीप डाइव को खत्म करेंगे। आज के सभी स्रोतों और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि जब व्यवस्थाएं पारदर्शी समाधान देने में विफल हो जाती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता का धोखा हो या राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों के बाहर प्रशासनिक काम का ठप होना, तो क्या तब समाज के पास सिर्फ युद्ध, टकराव और मुकदमेबाजी की भाषा ही शेष रह जाती है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। संस्थाओं का जनता से विश्वास खोना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज का सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के लिए आज की इस चर्चा से इन जटिल मुद्दों को एक नए और स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। इन विषयों पर पढ़ना और विचार करना जारी रखें। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।